हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2012 में पूछे गए सभी सीडीपी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है बिकॉज सीटेट में प्रीवियस ईयर के अधिकांश क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास को निम्न क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। जो है मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी है शारीरिक, उसके बाद संज्ञानात्मक, उसके बाद संवेगात्मक और सामाजिक। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो है तो मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए हमारा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं होती है। तो यह गलत है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है? एक दूसरे से संबंधित होती है। ऑप्शन बी है सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो यह बात सही है कि सभी का विकास क्या होता है? अलग अलग रूप से होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आंशिक पुनर्बल। तो आंशिक पुनर्बल क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, उसके बाद पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। ऑप्शन सी है सतत पुनर्बल की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो आंशिक पुनर्बल आपका सतत पुनर्बल की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व किस चीज़ का परिणाम होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन बी है सतत पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है? तो मानव व्यक्तित्व आपका आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। तो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए हमारा है लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। ऑप्शन बी है अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः किस प्रकार के बच्चों में पाई जाती है? तो यह उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए हमारा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन बी है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। उसके बाद ऑप्शन सी है समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन डी है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य होता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन बनाना। तो शिक्षा से यह समाजीकरण के प्रति यह तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है सामाजिक। ऑप्शन बी है आनुवंशिक। ऑप्शन सी है नैतिक। ऑप्शन डी है शारीरिक। तो वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चों के सीखने में आपका समाजीकरण क्या होता है, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। समाज से ही बच्चों का क्या होता है,
बच्चे अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे चीज़ों को सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार आपका समाज क्या होता है, बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोहनबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहनबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार से? तो ऑप्शन ए हमारा है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कठोर निर्देश तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तो विद्यालय में धार्मिक शिक्षा का महत्व नहीं होता है। ऑप्शन सी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। और ऑप्शन डी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चे को शामिल करके बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है परीक्षण परिणामों पर केंद्रित होकर। ऑप्शन बी है बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाकर। ऑप्शन सी है रटने को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, यह भी नहीं होगा। और ऑप्शन ए भी नहीं होगा। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धांश सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धांश सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है मध्यम, ऑप्शन बी है कम से कम, ऑप्शन सी है पूर्ण और ऑप्शन डी हमारा है उच्च। तो बुद्धि लब्धांश सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? तो ऑप्शन ए हमारा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन बी है कोहनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। ऑप्शन सी है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह शिक्षक आपका गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष की होगी? एक 16 वर्ष का बच्चा है जो बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह बच्चा आपका 12 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए हमारा है स्वनिम, ऑप्शन बी है संकेत प्रयोग विज्ञान, ऑप्शन सी है वाक्य, ऑप्शन डी है रूपिम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वनिम। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्न चरण आते हैं। तो चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में कौन कौन से चरण आते हैं? तो एक नंबर है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ऑप्शन दो है हमारा प्रतिक्रिया चयन, तीन नंबर है पूर्व प्रक्रमण, चार नंबर है श्रेणी क्रम। तो इनका सही क्रम क्या होगा यह हमें बताना है। तो इसका सही क्रम आपका होगा, पहले होगा पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद आपका होगा श्रेणीकरण होगा, उसके बाद आपका होगा प्रतिक्रिया चयन होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, यह लास्ट में होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की
वरीयता देता है, यह दर्शाता है। एक राज्य स्तर की क्या है, गायन प्रतियोगिता है। इसमें विद्यालय क्या करता है, लड़कियों को अधिक मात्रा में चयन करता है, यह क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी वैश्विक प्रवृत्तियां, ऑप्शन सी है परियोजनात्मक उपागम, ऑप्शन डी है प्रगतिशील चिंतन। तो यह दर्शाता है क्या, लैंगिक पूर्वाग्रह। इसमें क्या है, आरक्षण के बारे में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका है। विद्यालय में लिंग भेदभाव अर्थात लड़कों और लड़कियों के भेदभाव से बचने का सबसे सही तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन ए हमारा है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, ऑप्शन बी है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, ऑप्शन सी है संगीत कार्यक्रम के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना, ऑप्शन डी है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए, बच्चों के लिंग पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ऑप्शन बी है शिक्षण के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो शिक्षार्थी क्या होता है, व्यक्तिक भिन्नता, एक स्टूडेंट क्या होगा तेज है, कोई स्टूडेंट कमजोर होता है। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थान किस आधार पर किया जा सकता है। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थान किस आधार पर किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के का औचित्य स्थान किस आधार पर किया जा सकता है। तो यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान करता है सिवाय। सीखने के लिए आकलन किसका ध्यान करता है, किसके बजाय। तो ऑप्शन ए हमारा है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की त्रुटियां, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान करता है किसे छोड़ के, तो विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, इसका क्या करता है, ध्यान रखता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन जो स्कूल में बच्चों का आकलन किया जाता है वह मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यह बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। तो इस प्रकार हमने आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। कुछ क्वेश्चंस इसमें से रह गए हैं जिसका डिस्कशन कल करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।